ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से स्टार्ट करते हैं। तो देखो, इस चैप्टर के बारे में पहले हम लोग जान लेते हैं कि कैसा चैप्टर है। तो ये जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं और एक दो क्वेश्चंस तुम्हारे मतलब लगभग आ ही जाएंगे। तो इम्पॉर्टेंट है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स ट्वेल्थ का पहला चैप्टर है। और वैसे हर एक जगह पे बोर्ड के हिसाब से देखें तो अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो भी इंजीनियरिंग वगैरह करते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ते हैं, वो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पहला चैप्टर ही पढ़ाते हैं। तो इसके जो कॉन्सेप्ट्स होंगे वो बिल्कुल ही यूनिक होंगे, सबसे अलग होंगे। इसमें पुराने तुमने जो भी चीज़ पढ़े हैं, कोई भी चीज़ इसमें काम नहीं आने वाला है। बस इसमें काम आने वाला है कि तुम्हारा इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन थोड़ा बहुत आना चाहिए, ये सारी चीज़ काम में आएंगी। तो तुम लोग के ऑलरेडी 2 लेक्चर्स हो चुके हैं, तो मैं ऐसा करता हूँ कि क्वेश्चंस देता हूँ और उस क्वेश्चंस को तुम लोग करके बताना, और फिर हम लोग आगे प्रोसीड करते जाएंगे और फिर हमारा स्टार्ट हो जाएगा रेगुलर लेक्चर। ठीक है, इस तरीके से तुम्हारा रिवीजन भी हो जाएगा। चलो, तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे? देखो, इसमें 2 सेक्शंस हैं। ऑप्टिक्स पार्ट में अगर हम लोग जाते हैं तो ऑप्टिक्स में 2 सेक्शन आता है। एक होता है हमारा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और दूसरा होता है वेव ऑप्टिक्स। तो वेव ऑप्टिक्स हम लोग बाद में जाकर के पढ़ेंगे और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। और ये इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस है जो ऑब्जेक्ट हम लोग यूज़ करते हैं उसका डिफरेंस है। इसमें हम लोग एक कंपेरेबल ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं और इसमें वेव ऑप्टिक्स में हम लोग जो ऑब्जेक्ट का साइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा यूज़ करते हैं। तो ऑब्स्टेकल क्या होना चाहिए? इसमें छोटा होना चाहिए, स्मॉल। और इसमें ऑब्स्टेकल क्या होता है? बड़ा। और बड़ा जो छोटा है, ये सारी चीज़ें एक रेफरेंस में होता है, मतलब किसी भी चीज़ के रेस्पेक्ट में हम किसी चीज़ को छोटा या बड़ा बोल सकते हैं। बड़ा। तो जो वेवलेंथ हम लोग लाइट का यूज़ करते हैं, जो भी विजिबल रीजन में जो लाइट है वो यूज़ कर रहे हैं, उसके कंपैरिजन में हम लोग बड़ा और छोटा ऑब्स्टेकल को बोल रहे हैं। तो ये चीज़ वेव ऑप्टिक्स और ज़्यादा डेप्थ में हम लोग वहाँ पे जाकर के पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, लाइट जो है वो एक स्ट्रेट पाथ को फॉलो करे ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स वाले में हम लोग हमेशा देखेंगे कि जो लाइट है वो ऑलवेज स्ट्रेट पाथ को फॉलो करता है, अगर मीडियम चेंज नहीं होता है तो। मीडियम चेंज होता है तो ऑफकोर्स लाइट बेंड करता है, बराबर। लेकिन इस वाले में लाइट स्ट्रेट पाथ को फॉलो करेगा ऐसा कंपलसरी नहीं है, ये बेंड भी कर सकता है, इवन मीडियम चेंज ना हो तो भी ऐसे बेंड भी कर सकता है, लेकिन इसमें स्ट्रेट पाथ को फॉलो करेगा ऐसा हमारा एजम्पशन रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गया। आगे हम लोग चलते हैं। देखो, रे को हम लोग पहले डिफाइन करना चाहेंगे। बीम और लाइट रे में डिफरेंस क्या है? बीम और लाइट रे बहुत स्टूडेंट को पता होगा और बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं होगा, और डिफरेंस जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, नहीं तो क्वेश्चन जब आएंगे अच्छे वाले तो कर नहीं पाओगे। बोलो, बीम और लाइट रे में क्या डिफरेंस है? बीम लाइट सर रे बीम का बंडल ऑफ रे। डायरेक्शन है। हाँ वही, मतलब बंडल है बहुत और सारे। लाइट रे को क्या बोल सकते हैं? path of light. पाथ ऑफ लाइट। बीम नहीं मतलब पाथ एक ऑफ लाइट नहीं है। सिंगल रे, लाइक सिंगल अब पार्टिकल का समझते हैं हम लोग अच्छे डायरेक्शन। तरीके से। जैसे कि मान लो कि वाटर का फ्लो हो रहा है, तो स्ट्रीम लाइन फ्लो हम लोगों ने एक टर्म यूज किया था, याद है, फ्लूइड मैकेनिक्स में। हाँ तो स्ट्रीम हाँ लाइन सर। फ्लो में क्या होता यस सर। है? स्ट्रीम लाइन फ्लो में जो पार्टिकल्स हैं वो एक पाथ को चूज कर लेते हैं और उसी पाथ में हमेशा फ्लो करते हैं, और ये पाथ पे अगर ये पार्टिकल चल रहा है तो वो ऑलवेज इसी पाथ में ही रहेगा, दूसरे पाथ को वो नहीं जाएगा, और ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी नहीं करेगा। तो यहाँ पे ये सारे स्ट्रीम लाइन फ्लो होने से इसका एक पाथ डिफाइंड हो गया। सेम वे में लाइट रे में भी ऐसा ही होता है कुछ। तो एक फोटोन एक पाथ को फॉलो कर रहा है,
और वो जो पाथ है इस पाथ को फॉलो कर रहा है, और इस लाइन पे फॉल होने वाले जितने भी सारे फोटोन्स होंगे वो लाइट रे कहलाएंगे। ठीक है, तो एक लाइट रे हो गया, और ऐसे ऐसे ढेर सारे फोटॉन्स को कलेक्टिवली मिला करके एक बीम बनता है। ठीक है, जैसे कि टॉर्च का लाइट वो क्या है, बीम ऑफ लाइट, है ना। तो इसमें कलेक्शन ऑफ रेज होंगे, बराबर। अब ज़रूरी नहीं है कि जो बीम ऑफ लाइट है वो काफ़ी ज़्यादा थिक हो, ऐसा ज़रूरी नहीं, वो एक थिन लाइन भी हो सकता है ना। डिनोट करने के लिए थिन लाइन भी हम लोग डिनोट करते हैं, जैसे लेज़र लाइट, वो क्या है, बीम ही है, बस उसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, काफ़ी कम है। छोटा है। हाँ, काफ़ी कम है, छोटा है, लेकिन उसमें जो फोटोन्स निकल रहे हैं, स्ट्रीमलाइन फ्लो जो हो रहा है वो ढेर सारे हैं। चलो अब आगे चलते हैं, ये चीज़ तो मैंने तुम्हें बता दिया। इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो होते हैं, लाइट की प्रॉपर्टीज़ वगैरह तुम्हें पता ही होगा। और हम लोग कौन से वेवलेंथ के साथ डील करेंगे, अगर मैं बोलूँ कि इस जगह पे हमारा रेडियो वेव है और इस जगह पे माइक्रोवेव है माइक्रो, और इस जगह पे इंफ्रारेड, इंफ्रा, इस जगह पे विजिबल रेज है, विजिबल, और इधर यूवी, अल्ट्रावायलेट, उसके बाद एक्सरे, एक्सरे, और ये गामा रेज। डायरेक्ट। कॉस्मिक भी नहीं। हायर एनर्जेटिक रेज और भी इधर हो सकते हैं, लोअर एनर्जेटिक रेज और भी हो सकते हैं, लेकिन ये सभी गामा रेज में आ जाते हैं और ये सभी रेडियो वेव्स में आ जाते हैं। ठीक है, इधर जाने पे वेवलेंथ बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा सर। वेवलेंथ बढ़ेगा। इंक्रीज होगा, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, डिक्रीज, घटेगा। घटेगा, घटेगा। और एनर्जी ऑफ द फोटोन क्या होगा, घटेगा। घटेगा। डिक्रीज, घटेगा। हाँ, तो इस चीज़ को याद रखेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे विजिबल रीजन जब आता है तो विजिबल रीजन में बहुत सारे वेवलेंथ होते हैं, और सबसे लेफ्ट साइड में क्या होगा, रेड होगा या वायलेट होगा, वायलेट, वायलेट होगा। वॉयलेट ठीक है, लेफ्ट में, इस तरीके रेड। से याद रखना, विजिबल रीजन है तो वी लेफ्ट साइड में रहेगा और आर राइट साइड में रहेगा। सो दिस इज रेड एंड दिस विल बी द वॉलेट, VIBGYOR। ठीक है, तो वॉलेट से अगर हम लोग रेड की तरफ जाते हैं तो वेवलेंथ हमारा इंक्रीज होता है। वेवलेंथ ऑफ वॉलेट इज लेस देन वेवलेंथ ऑफ द रेड लाइट। तो हम लोग जितने भी सारे एक्सपेरिमेंट करेंगे उसमें विजिबल रीजन ही ज़्यादातर यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें देखना होता है, बराबर। लेकिन क्या अल्ट्रावायलेट यूज़ करेंगे तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, इंफ्रारेड क्या यूज़ करेंगे तो नहीं मिलेगा, नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इंफ्रारेड यूज़ भी किया जा सकता है, कोई सा भी वेवलेंथ यूज़ किया जा सकता है, क्वेश्चन में गिवन जो होगा उसके हिसाब से मुझे करना होगा, लेकिन ज़्यादातर जगह पे वेवलेंथ के इंडिपेंडेंट होगा। हम लोग जितने भी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के क्वेश्चन करेंगे उसमें वेवलेंथ से कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। एक ये है रिजॉल्विंग पावर है, रिजॉल्विंग लिमिट है, उसमें वेवलेंथ आता है। बाकी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में वेवलेंथ का कोई मतलब नहीं है। एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, उसमें भी वेवलेंथ का थोड़ा सा मतलब निकलेगा, वो हम लोग उस जगह पे पढ़ेंगे। है, तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में कोई सा भी वेवलेंथ यूज़ किया जा सकता है, लेकिन मेनली हम लोग विजिबल रीजन ही यूज़ करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वगैरह तुम लोग को पता ही दिया गया होगा, हर एक चीज़ कैसे होता है, कैसे कैसे सरफेसेस होते हैं। रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है ना, और एक होता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है,
जो सरफेसेस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ होते हैं, और जो भी लाइट फॉल कर रहे होंगे वो उसका रिफ्लेक्शन जो होगा वो रेगुलर वे में होगा। और डिफ्यूज में क्या होगा, जो सरफेसेस होंगे वो काफ़ी ज़्यादा कर्व्ड होते हैं, जिसके कारण से रिफ्लेक्शन जो है वो डिफ्यूज्ड होता है। मतलब कि ये लाइटर इधर गया, ये लाइटर इधर चला गया, ये लाइटर इधर चला गया, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं जाता है। तो इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, बोलो। ये एक मिरर की तरह काम कर सकता है, लेकिन ये एक मिरर की तरह काम नहीं कर सकता है। मिरर का मतलब ये है कि हम लोग अपने चेहरा को देख पा रहे हैं क्लियरली। तो जितनी इंटेंसिटी ऑफ लाइट यहाँ से निकला ऑब्जेक्ट से, उतनी इंटेंसिटी ऑफ लाइट हम लोग देख पा रहे हैं, हमें रिसीव हो रहा है। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट का इमेज मुझे दिखेगा वो एकदम क्रिस्प दिखेगा, डिम नहीं दिखेगा, है ना। लेकिन इस वाले में इमेज दिखेगा कि नहीं दिखेगा, ये बताओ। सेकंड वाले में क्या होगा, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन के कारण से हमें इमेज दिखेगा कि नहीं, इमेज दिखेगा हमें, लेकिन बहुत ज़्यादा डिम, और इवन नहीं भी दिख सकता है। तो क्या वो क्रिस्प नहीं दिखेगा, नहीं। देखो, इमेज यहाँ पे भी दिखेगा। क्रिस्प का मतलब कि जो पिक्सल्स हैं वो अच्छे तरीके से हैं, यहाँ पे भी पिक्सल्स उसी तरीके से दिखेंगे, लेकिन हमें डिम दिखेगा। क्यों? क्योंकि जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट मुझे रिसीव हो रहा है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट रिसीव्ड बाय अस इज़ वेरी वेरी लेस, जिसके कारण से ये मुझे डिम दिखेगा। जैसे कि मैं एग्जांपल दे सकता हूँ, एक पॉलीथीन रखो, और पॉलीथीन पे तुम किसी भी चीज़ का रिफ्लेक्शन देख सकते हो, दिखता होगा तुम्हें, दिखता है क्या? हाँ सर। हाँ। लेकिन जो रिफ्लेक्शन तुम्हें दिख रहा है वो क्रिस्प नहीं दिखता है, क्रिस्प नहीं, सॉरी, मतलब इंटेंस नहीं दिखता है, डीम दिखता है ना। डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन होने के कारण से उसका जो ब्राइटनेस होता है वो काफ़ी कम होता है। लेकिन अगर उसी जगह पे, ब्लर टाइप। हाँ, उसी जगह पे मिरर रख दो तो मिरर रखने के कारण से क्या हो जाएगा, अब उस रिफ्लेक्शन को, जितने भी सारे लाइट रेज इस पे फॉल कर रहे हैं, वो सारे लाइट रेज को हमारे आंखों तक पहुंचाएगा, जिसके कारण से मुझे वो जो इमेज होगा वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट दिखेगा। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा ब्राइट दिखेगा। तो ये दोनों डिफरेंस है, एक रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन में। क्या, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन हमारे काम का चीज़ है नहीं, कहीं पे आएगा नहीं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पता है तुम्हें, बचपन में पढ़ा है। क्या है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, बताओ पहला। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हम लोग किसके लिए बोलते हैं, कोई भी प्लेन मिरर से अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, सेम होगा। सेकेंड लॉ क्या है? सभी सेम प्लेन में होगा, इंसिडेंट, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड। हाँ, सेम। तीन चीज़ें हैं। पहला है नॉर्मल, दूसरा है इंसिडेंट, इंसिडेंट लाइट रे, एंड रिफ्लेक्टेड लाइट रे। ये तीनों जो है वो सेम प्लेन में लाया करेगा। ठीक है, इसका क्या मतलब है, ये तो बहुत बार हम लोगों ने पढ़ा है ना। इसका क्या मतलब है, इसको तुम अच्छे तरीके से समझो, इस पे क्वेश्चन आ चुका है।
अगर हम लोग इसको 3D में देखेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। और जो इंसिडेंट लाइट है वो इस तरीके से आ रहा है, और जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो इस तरीके से चला जाएगा, और जो नॉर्मल होगा परपेंडिकुलर इसके ऊपर रख दो, तो ये सभी एक ही प्लेन में आएंगे। और सभी एक ही प्लेन में आने का मतलब ये है, इधर तुम अगर एक प्लेन को ड्रॉ करने की कोशिश करो, दूसरे कलर से मैं ड्रॉ कर ऐसा, तो ये तीनों चीज़ एक ही प्लेन में रहेंगे ऑलमोस्ट। और इसको तुम 3D में भी चाहो तो देख सकते हो, और मैं 3D में कोशिश करता हूँ बनाने का। एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस एंड जेड एक्सेस। लेट्स से द मिरर इज इन एक्स जेड प्लेन, ठीक है। तो लाइट रे अगर इस तरफ से आ रहा है तो वाई एक्सिस विल बी नॉर्मल, दिस विल बी द इंसिडेंट लाइट रे, और जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे होगा उसका डायरेक्शन मैं आराम से डिसाइड कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि नॉर्मल और इंसिडेंस से एक प्लेन बनेगा, और उसी प्लेन में रिफ्लेक्टेड लाइट रे को भी होना चाहिए। और एंगल के बारे में तुम्हें पता है कि ये एंगल अगर आई है तो ये एंगल आर होगा, और दोनों इक्वल होगा। तो ये चीज़ इस तरीके से एक ही प्लेन में। चलो, तो तुम लोग को आई थिंक मैथ्स में बॉक्स प्रोडक्ट पढ़ा दिया गया होगा। बॉक्स प्रोडक्ट पढ़ाया गया मैंने, लेकिन बताया मैथमेटिकल टूल जब मैं पढ़ा रहा था उस समय मैंने बताया था बॉक्स क्या होता है। ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट और ये रिफ्लेक्टेड। अगर तीनों सेम प्लेन में होगा तो इसका बॉक्स ज़ीरो होता है। बॉक्स ज़ीरो होने का मतलब आई डॉट विथ एन क्रॉस आर। अब ये सभी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। नॉर्मल का किधर वेक्टर? इस डायरेक्शन में वेक्टर, ये और ये सभी का डायरेक्शन है। और ये क्या होता है? इक्वल्स टू ज़ीरो। इवन तुम ऑर्डर को चेंज भी कर सकते हो कि आई क्रॉस एन कर लो डॉट विथ आर इज इक्वल्स टू ज़ीरो, ये भी कर सकते हो। और जिस तरीके से तुम सोच सकते हो उस तरीके से लिख लो, वो चीज़ ऑलवेज ज़ीरो ही आएगा। इसको मैं प्रूफ करके बताऊं या आता है? क्या आ जाएगा? सर आता है। आ जाएगा ना? सिंपल सा चीज़ है। यस। आई को हाँ सर। एन के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करना है। बताओ कौन सा डायरेक्शन आएगा आई को एन के साथ क्रॉस करेंगे तो? जेड डायरेक्शन। प्लस वाला या माइनस वाला? प्लस वाला। पॉजिटिव डायरेक्शन का ये आ जाएगा। ये क्रॉस प्रोडक्ट हो गया आई क्रॉस एन। अब आर के साथ मुझे डॉट करना है। दिस इज आर वेक्टर एंड दिस इज द जेड वेक्टर। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा? जीरो। ज़ीरो आएगा, क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री है। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रूफ होता है। क्वेश्चन कैसा आया था? क्वेश्चन ऐसा आया था कि एक लाइट रे है जो कि इस डायरेक्शन में जा रहा है, और वो गिवन था 3 i कैप प्लस ऑफ 4j कैप। और ये लाइट रे इंसिडेंट लाइट रे था, ये रिफ्लेक्ट हुआ किससे? एक मिरर से। और जो मिरर है वो तुम्हारा वाईजेड प्लेन है, वाईजेड प्लेन में। तो बोला कि रिफ्लेक्टेड लाइट रे जो होगा उसका वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन क्या होगा, है ना?
फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड लाइट। कुछ इस टाइप का ही क्वेश्चन था। तुम लोग इसको सॉल्व करके बताओ, अगर ये चीज़ निकल के आया तो समझ लो तो आगे भी कर सकते हो। बताओ। देखो इसको दो तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका जो कि ऊपर बताया गया है ना, क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट कर लो आई डॉट विथ एन क्रॉस आर। जब इसको ज़ीरो करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। मैं इस तरीके से नहीं करना चाहता हूँ, मैं दूसरे तरीके से करना चाहता हूँ। और अगर कोई भी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहला काम करना है रे डायग्राम बनाना। अगर तुमने रे डायग्राम ढंग से बनाया तो समझ लो तुमसे आंसर आएगा ही आएगा, क्वेश्चन तो एटलीस्ट समझ में आ जाएगा तुमको अच्छे से। ठीक है, तो ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस और ये है जेड एक्सिस। तो मिरर किस प्लेन में, वाई जेड प्लेन में। वाई जेड कौन सा प्लेन हो जाएगा, ये वाला। तो ये वाई जेड प्लेन है, मैं इसको बना दिया। और जो लाइट रे आ रहा है वो किधर से आ रहा है, 3i कैप प्लस 4j कैप। तो एक्स वाई एक्सिस पे कोऑर्डिनेट लिया मैंने, इट इज़ 3,4 और ऑरिजिन और इससे पास करने वाला लाइट रे होगा ऐसा। तो दिस विल बी द नॉर्मल, दिस इज द इंसिडेंट लाइट रे। तो रिफ्लेक्टेड कौन सा होगा, और क्या तीनों को सेम प्लेन में होना है, बिल्कुल। तो इसको इस तरफ जाना होगा इस तरीके से। जितना एंगल ये बना रहा है उतना ही एंगल ये भी बनाएगा। ये एंगल कितना है, बोलो कितना है, 53 डिग्री ना। एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लो, दिस लेंथ इज 4 एंड दिस लेंथ इज 3, तो टेन थीटा 4/3 हुआ। तो ये थीटा भी तो 53 डिग्री होगा। अगर ऐसा होगा तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, एक्स में बोलो, एक्स में तो सेम रहेगा 3, और वाई में कितना हो जाएगा, -4। अब ये वेक्टर को तुम बता सकते हो कि कितना है, ये वेक्टर तुम बता सकते हो, इट इज 3i कैप -4j कैप, दिस इज द वेक्टर। अब देखो थोड़ा सा समझना पड़ेगा, जिसने इस तरीके से किया है वो थोड़ा सा गलत किया है। क्या गलत किया है, जो डायरेक्शन है वो 3i कैप प्लस और 4j कैप है, और 3i कैप प्लस 4j कैप का डायरेक्शन ये वाला नहीं होगा। ये किसका डायरेक्शन है फिर, ये डायरेक्शन है 3i कैप माइनस में और 4j कैप माइनस में। तो हमने डायरेक्शन उल्टा लिया है। ठीक है, तो डायरेक्शन सही वाला होगा कौन सा, इधर से लाइट रे आ रहा होगा, ये वाला। और पॉइंट कौन सा होगा, -3, -4। और फिर इसका रिफ्लेक्शन होगा इस तरफ, और ये इस तरफ जाएगा। और ये पॉइंट कौन सा होगा, -3, 4। ठीक है, तो जो लाइट रे रिफ्लेक्ट किया है उसका डायरेक्शन कौन सा हो जाएगा, दिस विल बी -3i कैप प्लस 4j कैप, दिस विल बी द आंसर। समझ में आया क्या, बोलो। Yes. ठीक है, हाँ सर। चलो अब आगे चलते हैं हम लोग। तो आगे है कि हम लोग ऑब्जेक्ट और इमेज को कैसे पहचानेंगे, कौन सा ऑब्जेक्ट है और कौन सा इमेज है। और ऑब्जेक्ट और इमेज में भी दो चीज़ें होती हैं, वर्चुअल एंड रियल। बोलो, ऑब्जेक्ट हम लोग किसको बोलेंगे,
जहाँ पे इंसिडेंट रे मीट होती है। हाँ, जहाँ पे भी इंसिडेंट रे मीट हो रहा है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहलाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। तो कोई भी इंटरसेक्शन पॉइंट बनाने के लिए कितने नंबर ऑफ रेज चाहिए हमें? 2, 2 है ना। तो मिनिमम 2 इंटरसेक्शन सॉरी लाइट रेज चाहिए हमें एक ऑब्जेक्ट को बनाने में। और इमेज कैसे बनेगा? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ intersection of reflected रिफ्लेक्टेड रे, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। चलो ठीक है, ये तो बात समझ में आ गया। अब इसमें 2 चीज़ें और है। अगर ऑब्जेक्ट है तो 2 चीज़ हो सकता है, या तो वो रियल ऑब्जेक्ट हो सकता है या तो वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो सकता है। बताओ क्या होगा रियल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन? रियली मीट करेगा तो रियल ऑब्जेक्ट, और अगर अपीयर्स टू मीट होगा तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट। इसको 2 तरीके से डिफाइन करते हैं, बहुत ज़्यादा जगह पे तुम देखोगे, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। इसको 2 तरीके से लोग डिफाइन करते हैं। पहला तरीका है ये कि अगर ये मिरर है तो मिरर का 2 साइड हो जाता है, एक रिफ्लेक्टेड साइड हो जाता है और एक इंसिडेंट साइड हो जाता है। दिस विल बी द इंसिडेंट साइड एंड दिस विल बी द रिफ्लेक्टेड साइड। तो अगर इंसिडेंट साइड में ये इंसिडेंट लाइट रे मीट कर रहा है, इंसिडेंट साइड में इंसिडेंट लाइट रे मीट कर रहा है, तो दिस विल बी कॉल्ड एज द रियल ऑब्जेक्ट। या फिर एक जो एग्जांपल अभी जस्ट बताया, एग्जांपल डेफिनेशन बताया, कि अगर वो सही में मीट करते हुए तुम्हें दिख रहा है, अपीयर कर रहा है कि हाँ सही में वो रियल में मीट कर रहा है, लाइट रे मीट कराने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, तो वो क्या कहलाएगा? हमारा रियल ऑब्जेक्ट। वर्चुअल ऑब्जेक्ट सेम वही बात कि अगर अपीयर्स टू मीट होता है, ये इंसिडेंट लाइट रे है और वो मिरर नहीं होता तो जरूर मीट करता। कहाँ पे मीट करता? इस जगह पे मीट करता। तो इस जगह पे क्या मिलता? मुझे ऑब्जेक्ट मिलता। अगर मिरर नहीं होता तो वो एक रियल ऑब्जेक्ट बनता, लेकिन क्योंकि यहाँ पे मिरर आ चुका है तो मीट करवाना पड़ रहा है। सो दिस विल बी टेकन एज द वर्चुअल ऑब्जेक्ट। समझ में आया क्या? सेम कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे भी बोल सकते हैं कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में, रियल इमेज का मतलब रियली में खुद से वो इंटरसेक्ट करे। ये लाइट रे गया, ऐसा इंसिडेंट लाइट रे, और ये रिफ्लेक्शन होने के बाद इंटरसेक्ट कर रहा है, रियली में इंटरसेक्ट कर रहा है। सो दीज टू रेज आर बेसिकली रिफ्लेक्टेड रेज। दीज टू रेज आर रिफ्लेक्टेड रेज, और ये रियली इंटरसेक्ट कर रहा है तो यहाँ पे इमेज मिलेगा, नॉट ऑब्जेक्ट। तो इमेज कौन सा होगा? रियल इमेज, क्योंकि खुद से कर रहा है। और अगर वो वर्चुअली कब होगा? अगर वो इमेज बनाने की कोशिश करेगा। तो जैसे कि इस जगह पे ऑब्जेक्ट है, लाइट रे गया और अब रिफ्लेक्ट किया, तो ये दो जो रिफ्लेक्टेड रे हैं, ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे हैं, ये आगे इंटरसेक्ट नहीं करेगा, इसको बैक ट्रेस करके पीछे इंटरसेक्ट कराने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये होगा वर्चुअल इमेज। बस इतना सा याद रखना। बाकी बहुत जगह पे तुम्हें वर्चुअल और रियल में डिफरेंस पूछा जाएगा, बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें। ठीक है, तो ऐसा करते हैं हम लोग कि कुछ ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। लेट्स से कि एक मिरर है और एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इस जगह पर।
ठीक है। ऑब्जेक्ट जो है वो 5 मीटर के डिस्टेंस पे, और ये जो है 2 मीटर के डिस्टेंस पे। तो अगर इसे एक्स एक्सिस और इसे वाई एक्सिस बोला गया एंड दिस इज ऑरिजिन, तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज। ठीक है, निकालो। देखो, तो सबसे पहला चीज़ मुझे कोऑर्डिनेट निकालना है इसका इमेज का। तो कोई सा भी जो मिरर होता है उसका प्रॉपर्टी क्या है कि ऑब्जेक्ट और जो इमेज है वो दोनों सेम डिस्टेंस पे होता है मिरर से। तो जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है उतने ही डिस्टेंस पे क्या मिलेगा, मुझे इमेज मिलेगा। ये तो सिंपल सा प्रॉपर्टी पता ही होगा तुम, और नहीं भी पता है तो भी तुम चाहो तो निकाल सकते हो। इमेज को ड्रॉ करो रे डायग्राम से। इस तरीके से 2 लाइट रे मुझे ज़रूरत पड़ेगी, और उसको बैक ट्रेस करो, तुम्हें इमेज मिलेगा। और ये ट्रायंगल तुम्हें बनता हुआ दिख रहा होगा ऐसे। दिस इज 2, दिस इज 5, और ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम है। ये डिस्टेंस भी कितना होगा, 5 होगा। अगर तुमने इसको ओरिजिन बोला हुआ है 0,0, तो इमेज का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, बोलो। 5,0। 5,0। बिल्कुल, ये सिंपल सा आंसर आ गया। अब मुझे फील्ड ऑफ व्यू निकालना है। फील्ड ऑफ व्यू का क्या मतलब है, मतलब ये कि ऑब्जर्वर उस लोकेशन पे अगर होगा तो वो आराम से इमेज को देख सकता है। और x इज इक्वल्स टू -10 पे ऑब्जर्वर है, तो x इज इक्वल्स टू -5 ये है, और x इज इक्वल्स टू -10 ये वाला होगा। तो एक स्ट्रेट लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया, और ऑब्जर्वर जो है वो सिर्फ इसी लाइन पे ट्रैवल कर सकता है, या तो ऊपर या तो नीचे। तो सिंपल सा चीज़ है, ऑब्जर्वर को यहाँ से लेकर के ये इसके बीच में होना चाहिए, बस ऊपर करना पड़ेगा, इसके बीच में होना चाहिए। सो दिस विल बी कॉल्ड एज द फील्ड ऑफ व्यू, है ना। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, फील्ड ऑफ व्यू। ऑब्जर्वर अगर इस रीजन में रहेगा तो आराम से ऑब्जेक्ट को देख सकता है। ऑब्जेक्ट को देख रहा है, इनफैक्ट इमेज को देख रहा है, तो वही ऑब्जेक्ट को देख रहा है। तो मुझे बस इतना सा रीज़न बताना है कि कितना होगा। निकाल सकते हैं क्या ये रीज़न। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो ट्रायंगल को हमेशा याद करो, सिमिलर ट्रायंगल्स लगाना पड़ेगा तुम्हें। पहला ट्रायंगल ये वाला, ध्यान से देखो, देखा। और इस ट्रायंगल को मैं इस जगह पे बना रहा हूँ, और ये जो डिस्टेंस है वो 2 है, ये जो डिस्टेंस है 5 है, और ये भी तो 5 ही है। ये टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 10। ये 10 है। अब सिमिलर ट्रायंगल लगा करके मैं ये डिस्टेंस निकालूंगा, दिस इज y1। y1 कितना हो जाएगा, y1/15 इज इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाई 5। y1 कितना आ जाएगा, 6, है ना। और दूसरा ये वाला डिस्टेंस भी 2 मीटर है। अब दूसरा ट्रायंगल देखो इधर से बनेगा, ये बड़ा वाला ट्रायंगल ऐसा है, और इस बड़े वाले ट्रायंगल को अगर हम लोग यहाँ पे बनाएंगे तो बेस लेंथ तो उतना ही रहेगा, दिस विल बी 10 एंड दिस विल बी 5, और ये हाइट कितना हो जाएगा, 2 + 2 4 हो जाएगा, 4 4 मीटर।
और इसे अगर हम लोग y2 बोलेंगे तो y2 अपॉन 15 विल बी इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाय 5। सही है। तो y2 कितना निकल के आ गया 12, y1 निकल के आया, y2 निकल के आया, तो फील्ड ऑफ व्यू कितना हो जाएगा दिस मच विच इज y2 माइनस ऑफ y1, which is equals to 12 माइनस ऑफ 6 मीटर। बोलो सबको समझ में आया या नहीं आया? आया सर। चलो अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर हम लोग मिरर को रोटेट करते हैं, रोटेशन ऑफ मिरर, तो क्या होता है? चलो एक एक करके हम लोग समझते हैं। पहला, मान लो कि मेरे पास एक मिरर है और ये हमारा इंसिडेंट लाइट है, तो इस तरफ से आ रहा है और ये हुआ नॉर्मल। तो फर्स्ट केस में वैसे नाम तो यहाँ पे हेडिंग है रोटेशन ऑफ मिरर। फर्स्ट केस में हम लोग इंसिडेंट लाइट को रोटेट करते हैं, ठीक है। तो लेट से कि इंसिडेंट लाइट को मैंने रोटेट किया कितने एंगल से? अल्फा एंगल से। तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे होगा वो कितने एंगल से रोटेट करेगा? अल्फा से अपोजिट डायरेक्शन। अल्फा से। इन एंटी क्लॉकवाइज हाँ डायरेक्शन। वही मतलब अल्फा से। तो रिफ्लेक्टेड लाइट रे जो होगा वो भी रोटेट करेगा, यस सर। रोटेट विथ अल्फा इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज। हाँ, तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि इन दोनों का जो सेंस है वो अपोजिट होता है, क्योंकि इंसिडेंट लाइट रे अब आ जाएगा इस जगह पे, कितना एंगल बनाएगा ये? थीटा प्लस अल्फा। और रिफ्लेक्टेड लाइट रे भी नॉर्मल से थीटा प्लस अल्फा और लाइट रे बना, तो डेविएशन कितना हुआ? अल्फा से। बेसिक सा चीज़ था जो मैंने बताया। इस बार अब मिरर को रोटेट करेंगे हम लोग। सेकेंड, चलो तो पता ही होगा तुम लोग को कि अगर मिरर को अल्फा से रोटेट करें कीपिंग द इंसिडेंट लाइट रे फिक्स्ड, है ना। अगर मिरर को मैं अल्फा से रोटेट करूंगा तो रिफ्लेक्टेड लाइट रे में क्या चेंजेस होंगे? बोलो। 2 अल्फा से। 2 अल्फा से रोटेट करेगा, है ना। इसका डेरिवेशन पता है? यस सर। हाँ सर। है ना। ये लाइट रे हाँ, ये इसको मैंने अल्फा से रोटेट कर दिया, ये अल्फा से रोटेट किया है तो ये नॉर्मल भी अल्फा से रोटेट हो जाएगा। तो अब एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा? थीटा प्लस ऑफ अल्फा। तो रिफ्लेक्टेड लाइट रे भी अब कितने पे चला जाएगा? इससे थीटा प्लस अल्फा से चला जाएगा, और ये थीटा प्लस अल्फा से गया है, तो डेविएशन कितना हुआ? दिस विल बी 2 अल्फा। तो मिरर को मैंने रोटेट किया विद अल्फा इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो रिफ्लेक्टेड लाइट रे क्या हुआ? रोटेट विथ 2 अल्फा इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, बराबर। चलो अब आगे इस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। एक प्रॉपर्टी मैंने बता दिया। क्वेश्चन ऐसा है, एक
मिरर का पीस है छोटा सा, और इस पे लाइट रे इस तरीके से फॉल कर रहा था ऐसा, और इस जगह पे एक वॉल था, दीवार है, और इसके ऊपर ये जो लाइट है फॉल कर रहा है, और ये पॉइंट पी, दिस एंगल इज थीटा। बोला गया फाइंड, इस जगह से इसका डिस्टेंस दिया गया है, इट इज डी, वॉल और ये पॉइंट्स है, दिस इज इंसिडेंट लाइट। तो फाइंड द स्पीड ऑफ द पॉइंट P if the mirror is rotating in clockwise direction about P with the speed of 5 radian per second, while the incident light is fixed। ठीक है, और कब फाइंड आउट करना है, जब थीटा 53 डिग्री हो गया है। सॉल्व करो इस क्वेश्चन। चलो करते हैं, देखो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये फर्स्ट टाइम के लिए, उसके बाद तो फिर आ ही जाएगा। तो हाँ, ये जो पॉइंट है ये वाला O है, और ये पॉइंट P है, ठीक है, करेक्ट कर लेना। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग करेंगे, हमें पॉइंट P की वेलोसिटी निकालनी है। अब याद करो, वेलोसिटी या फिर स्पीड हम लोग किस तरीके से बताते हैं। स्पीड होता क्या है, स्पीड इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, है ना। तो किसी भी एक फिक्स्ड पॉइंट से मुझे P पॉइंट का रेट ऑफ चेंज देखना होगा कि वो डिस्टेंस किस रेट ऑफ चेंज से चेंज हो रहा है, बराबर। तो अगर मैं इस डिस्टेंस को y बोल लूँ, तो इस y का रेट ऑफ चेंज ही मुझे वो स्पीड या फिर वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P देगा। ये बात समझ में आ रही है? यस सर। है ना। यस सर। तो अब मुझे काम क्या करना है, dy बाई डी टी निकालना। अगर ये चीज़ dy बाई डी टी निकल गया, मेरा स्पीड निकल जाएगा। तो देखो इधर एक ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है, ये ट्रायंगल को मैंने इस तरीके से बनाया, और ये एंगल अगर थीटा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, अल्फ़ा। इसको भी अल्फ़ा ही हम लोग लेते हैं। तो टेन अल्फ़ा कितना हो जाएगा, टेन अल्फ़ा विल बी इक्वल्स टू वाई डिवाइडेड बाई डी, ऐसा। और y इज इक्वल्स टू डी टेन अल्फ़ा हो जाएगा। अब तो मुझे ये बताओ इसमें क्या क्या वेरिएबल है। y जो है वो वेरिएबल है, बिल्कुल। हाँ, d कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो सकता। अल्फ़ा इज वेरिएबल, और मैं अगर इसको t के रेस्पेक्ट में, इस पूरे इक्वेशन को t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूँ तो क्या मिलेगा, dy बाई डी टी इज इक्वल्स टू डी टेन थीटा का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा, और साथ में आएगा डी अल्फ़ा बाई डी टी, बराबर। अब डी अल्फ़ा बाई डी टी कितना है, तो मुझे ये बताओ, क्या अल्फ़ा का रेट ऑफ 10 चेंज, रेडियन पर सेकंड। ध्यान से देखो, इसका क्या ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे, और ये मिरर है, ये अगर इस तरीके से रोटेट करेगा तो जो अल्फ़ा होगा
या फिर जो थीटा होगा, थीटा को पहले तुम ध्यान से देखो। मैंने क्या बोला था कि अगर मिरर एक्स डिग्री से रोटेट करेगा तो ये जो है वो 2x डिग्री से रोटेट करेगा। इसका मतलब ये है कि अगर ये मिरर ओमेगा से रोटेट कर रहा है तो ये 2 ओमेगा से रोटेट करेगा, है ना। तो अल्फा का रेट ऑफ चेंज कितना हो जाएगा, 2 ओमेगा। तो थीटा का रेट ऑफ चेंज वो भी 2 ओमेगा होगा। तो दोनों का रेट ऑफ चेंज सेम है, हो सकता है बिल्कुल, लेकिन साइन जो है वो डिफरेंट होगा। अल्फा यहाँ पे घट रहा है, थीटा यहाँ पे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो थीटा का रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव कहलाएगा और अल्फा का रेट ऑफ चेंज नेगेटिव कहलाएगा। ठीक है। तो जिस डायरेक्शन में ये देखो, कौन से डायरेक्शन में मिरर रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा तो ये रिफ्लेक्टेड रे भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा, जिसके कारण से पॉइंट P की वेलोसिटी नीचे की डायरेक्शन में आएगी। और अगर वेलोसिटी नीचे की डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी क्या मिलेगा मुझे, नेगेटिव। बिल्कुल हाँ। तो अल्फा का रेट ऑफ चेंज क्या है, 2 ओमेगा। डी सेक स्क्वायर अल्फा और 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा कितना था, 5, और माइनस साइन एक देना पड़ेगा मुझे, और ये हो जाएगा dy बाई डी टी, क्योंकि y जो है वो टाइम के साथ घटते जा रहा है इसीलिए माइनस साइन आया। बाकी अब क्या, अल्फा का वैल्यू पुट कर लो, आंसर आ जाएगा। थीटा कितना था, थीटा बोला गया था 53, तो अल्फा कितना हो जाएगा 37। अब यहाँ पे अल्फा का वैल्यू 37 पुट कर लो, आंसर आ जाएगा। समझ में आया है कि नहीं आया, बोलो। समझा सर। अरे 1 मिनट वो डायग्राम दिखाए ना। ये ना, हाँ सर हो गया। हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि एक स्फेयर है और सेंटर पे एक मिरर रखा हुआ है, ठीक है। और एक टॉर्च है, इंसिडेंट लाइट रे, वो इस तरफ से आ रहा है। और ये जो सोर्स ऑफ लाइट है वो रोटेट कर रहा है, इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। कितने से, ओमेगा से रोटेट कर रहा है। और ये जो पॉइंट ओ है और ये जो मिरर है, मिरर भी रोटेट कर रहा है, वो इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। कितने से रोटेट कर रहा है, 2 ओमेगा से। तो इस जगह पे जो पॉइंट P होगा उसका स्पीड बताना है। फाइंड द स्पीड ऑफ द पॉइंट P। और इस जगह से जो डिस्टेंस दिया गया है that is r, radius। if the mirror is rotating in clockwise direction with 2 omega and incident ray is also rotating with omega in anti-clockwise direction, solve करो। when theta is 53 degree। सॉल्व करो उसका। देखो जैसा कि मैंने ऊपर बताया उसी तरीके से काम करना है। डायग्राम बना लो। अब समझना बात को, यहाँ पे अगर सोर्स इस जगह से लाइट रे को डाल रहा है
और ये अगर इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा तो ये इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा। कितना से? अगर ये ओमेगा से रोटेट किया तो ये भी ओमेगा से रोटेट करेगा, है ना। इंडिविजुअली देखो, एक टाइम पे एक चीज़ को देखो। अब मान लो कि तुमने इंसिडेंट लाइट रे को फिक्स किया हुआ है और अब सिर्फ मैं मिरर को रोटेट करा रहा हूँ। मिरर को इस डायरेक्शन में रोटेट कराया जा रहा है, कितने से? 2 ओमेगा से। तो रिफ्लेक्टेड लाइट रे कितने से रोटेट करता है? जस्ट उसका डबल, नीचे 4 ओमेगा। 4 ओमेगा। तो ये 4 ओमेगा से रोटेट करेगा और ये दोनों चीज़ जब साइमल्टेनियसली होगा तो इसका स्पीड कितना हो जाएगा? 4 ओमेगा प्लस ओमेगा, तो डेट विल बी 5 ओमेगा। ठीक है। अब ये 5 ओमेगा से रोटेट कर रहा है और ये है पॉइंट पी। प्रीवियस केस में जो पॉइंट पी था उसका स्पीड हम लोगों ने इस तरीके से निकाला था, ये वाई डिस्टेंस ले करके फिर इसको डिफ्रेंशिएट वगैरह किया था, है ना। क्यों? क्योंकि ये एक स्ट्रेट पाथ को फॉलो कर रहा था। लेकिन यहाँ पे जो इसकी वेलोसिटी होगी वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा और ये वेलोसिटी हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, डेट इज ओमेगा आर। तो हो जाएगा 5 ओमेगा इंटू आर। इस पॉइंट की जो स्पीड होगी डेट विल बी 5 ओमेगा आर। समझ में आया क्या? यस सर। चलो अब आगे चलते हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया। और देखो, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट जब हम लोग बात करते हैं तो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का क्या मतलब होता है? उल्टा। उल्टा। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, अभी तक हम लोग जितने भी ऑब्जेक्ट ले रहे थे वो क्या थे? पॉइंट ऑब्जेक्ट थे, आया ना। एक छोटा सा पॉइंट बना लेते थे और बोलते थे मिरर है सामने तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनाओ। तो ये सभी जो ऑब्जेक्ट थे ये पॉइंट ऑब्जेक्ट थे। और पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या करता है? कोई सा भी ऑब्जेक्ट, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कैसे देख पाते हैं? वो लाइट रे को इमिट करता है या फिर लाइट रे को रिफ्लेक्ट करता है, जो कि वो हमारे आंखों तक पहुंचता है, तभी हम चीज़ों को देख पाते हैं। जैसे अगर मैं इंसान की बात करूं तो मैं इंसान को कैसे देख पा रहा हूँ? किसी भी इंसान को सन की लाइट रे है या फिर ट्यूब लाइट रे है, वो सारे लाइट रे, कोई ना कोई लाइट रे हमें हमारे ऊपर फॉल कर रहा है और वो रिफ्लेक्ट होने के बाद फिर हमारे आंखों पे पड़ रहा है, तो ये ऑब्जर्वर है, इसको देख पा रहा है। या फिर कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि ऑलरेडी एक लाइट का सोर्स है, तो लाइट ढेर सारे इमिट कर रहा है जैसे ट्यूब लाइट, तो मैं उसको देख पा रहा हूँ। लाइट रे जब तक मेरे आंखों तक पहुँचेगा नहीं तब तक हम उस ऑब्जेक्ट को देख नहीं सकते हैं। क्योंकि अगर मान लो कि एक बंद कमरे में तुमने सारे ट्यूबलाइट बंद कर दिए, ऑफ कर दिए, तो लाइट रे गायब हो गया। और ये लाइट रे गायब हो गया तो रिफ्लेक्टेड लाइट रे गायब हो गया, तुम आदमी को देख ही नहीं पाओगे। वहाँ पे अगर टेबल रखा पड़ा हुआ, टेबल भी नहीं देख पाओगे, बराबर। तो ये ऑब्जेक्ट जो है अभी हम लोग जो भी यूज़ कर रहे थे दैट वाज पॉइंट ऑब्जेक्ट और वो इल्यूमिनेटेड था। और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का मतलब ये है कि जितने भी सारे पॉइंट्स हैं उसको अगर मैं मिला दूं तो एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट मेरे पास बन करके तैयार हो जाएगा। और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट में क्या है? ढेर सारे पॉइंट ऑब्जेक्ट्स हैं। तो अगर मुझे एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? जितने भी सारे पॉइंट्स हैं उन सभी का इमेज बनाना पड़ेगा। जैसे ये पॉइंट 1 है, पॉइंट 2 है, पॉइंट 3 है, तो इस पॉइंट 1 का इमेज बनाऊंगा मैं रे डायग्राम से, तो बैक ट्रेस किया, इस जगह पे मिला, सो पॉइंट 1 का इमेज यहाँ पे बना। सेम वे में पॉइंट 2 का हम लोग बनाएंगे तो पॉइंट 2 इस जगह पे आएगा। इस तरीके से पॉइंट 3, पॉइंट 4 सभी आ जाएंगे और सभी के इमेजेस जब मैं बनाऊंगा और उसको कनेक्ट कर दूंगा तो मुझे उसका एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का इमेज मिल जाएगा। सो दिस विल बी द इमेज एंड दिस विल बी द ऑब्जेक्ट। ये तरीका है करने का, बराबर। और ज़्यादातर जगह पे हम लोग क्या करेंगे? पॉइंट ए और पॉइंट बी का हम लोग सिर्फ इमेज बनाएंगे और फिर उसको कनेक्ट कर देंगे, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे भी एक स्ट्रेट लाइन है।
लेकिन ध्यान रखना ए बी को कनेक्ट करते टाइम पे इमेज वाले पार्ट में ए बी को किस तरीके से कनेक्ट करना है वो मिरर पे भी थोड़ा सा डिपेंड करेगा, गलती बिल्कुल मत करना। चलो अब इसी पे थोड़ा सा एक क्वेश्चन मैं दे देता हूँ। मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है जो कि कुछ इस तरह का दिख रहा है, और इस जगह पे मिरर है। तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनाओ, कैसा दिखेगा। मैं देख तो नहीं सकता हूँ, लेकिन तुम लोग रफली बना लो और वेरीफाई कर लेना। सर एरो लेफ्ट साइड में आएगा। हाँ, तो बहुत लोग को समझ में आ जाता है, बहुत लोग को समझ में नहीं आता है। तो मैं उसके लिए बोलूँगा कि तुम पॉइंट्स को नाम दे दिया करो, ए बी सी और डी। ए जो होगा पॉइंट मिरर से सेम डिस्टेंस पे होगा, ये ए आ गया, बी इस जगह पे, सी इस जगह पे, और डी जो होगा वो इस जगह पे होगा। तो इस तरीके से सभी को कनेक्ट कर दो तो वाइजली ये तुम्हारा इमेज बन कर देगा। ठीक है, ऐसा ये चीज़ सिंपल है। रे डायग्राम बेसिकली हम लोग सीख रहे हैं, है ना। तो एक फेमस एग्जांपल जो हमेशा करते हैं हम लोग वो ये है पर्सन वाला। मान लो एक आदमी है जो कि मिरर के सामने खड़ा होना चाहता है, और इसका हेड इस जगह पे है और इसका आँख इस जगह पे है, और ये जो लेंथ है दिस इज एक्स, और ये जो फुट मतलब पैर से जो लेंथ है दैट इज वाई। ठीक है, इस जगह पे इसका पैर है ऐसे, और ये आदमी आराम से खड़ा है। तो बोला गया इसको मिनिमम कितना लेंथ का मिरर रिक्वायर्ड होगा ताकि अपने पूरे बॉडी को देख सकें। बताओ, आंसर पता है तुम्हें? हम्म, आता है नहीं सर है? ये सुन करवाया था सर ने। करवाया था तो आता होगा आंसर। हाँ सर, हाँ एक्स प्लस सर। वाई बाई टू। कितना? एक्स प्लस वाई बाई टू। एक्स प्लस वाई बाई टू। देखो आता है। अब देखो मैं इसमें करके बताता हूँ, और इसमें लॉजिक क्या है तो समझना। मान लो कि मेरे पास एक बहुत ही बड़ा सा मिरर है, इतना बड़ा सा मिरर ले लिया, ठीक है। और जो आँख है आई वो इस लेवल पे है। अगर इस लेवल पे है तो सबसे पहले तो अपने हेड को देखना चाहेगा, और अगर अपने हेड को देखेगा तो ट्रायंगल फॉर्म करेगा आराम से, क्योंकि लाइट रे इस जगह से आना चाहिए, रिफ्लेक्ट करके इसके आंखों तक पहुंचना चाहिए। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है, और इस जगह से अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँगा तो ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ इक्वल होगा। सिमिलर ट्रायंगल दिख रहा है ना। तो ये डिस्टेंस हाँ एक्स सर। बाई टू और ये भी डिस्टेंस एक्स बाई टू, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा एक्स बाई टू। तो मिनिमम ये लाइट रे तो इसके आंखों तक पहुंचना चाहिए, बिल्कुल हाँ। और उसके ऊपर वाला जो मिरर है वो किसी काम का नहीं है फिर। तो ये जो मिरर का पार्ट था मैंने इसको इरेज कर दिया। अब मैं नीचे वाला पार्ट निकालना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि नीचे वाला पार्ट कौन सा इम्पोर्टेंट है और कौन सा काम का नहीं है। तो नीचे वो क्या, फुट को देखना चाहता हूँ, तो लाइट रे इस जगह से आएगा और उसके आंखों तक पहुंचना चाहिए। इस तरीके से लाइट रे जाएगा और इसके
आंखों तक पहुंचना चाहिए, ऐसा। तो ये आराम से फिर अपने पैर को भी देख पाएगा। तो इस जगह तक इसको ज़रूरत है। अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लूँ तो ये जो लेंथ होगा डेट विल बी y/2, और इसके नीचे वाला लेंथ ये भी कितना होगा y/2। तो ये लेंथ भी कितना होना चाहिए y/2, और इसके नीचे जो भी चीज़ है वो काम का नहीं है फिर। इसका मतलब मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर जो कि रिक्वायर्ड होगा वो इतना सा रिक्वायर्ड होगा, और उसका लेंथ कितना हो जाएगा x प्लस वाई डिवाइडेड बाई। ठीक है, चलो अभी क्वेश्चन है इसी में कि अगर ये आदमी है और इसके सामने मिरर है और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है d, और अगर ये मिरर के पास आ जाता है d/2 डिस्टेंस यहाँ पे आ गया, तो अब वो अपने बॉडी के ज़्यादा पोर्शन को देख पाएगा या कम पोर्शन को देख पाएगा, या सेम रहेगा। इमेजिन करो सामने मिरर है कम पोर्शन को देख पाएगा। और मिरर के सामने तुम और ज़्यादा आ रहे हैं, तो क्या होगा? कम पोर्शन को देख पाएगा सर। कम पोर्शन। ज़्यादा पोर्शन को देख पाएगा या कम पोर्शन? क्या लग रहा है? कम पोर्शन को देख कम पाएगा। कम पोर्शन, कम पोर्शन सर। है ना। पहले अगर वो ज़्यादा पोर्शन देख पा रहा था तो अब वो कम पोर्शन देखेगा। ये बिल्कुल ही गलत मिसकंसेप्शन। बेसिकली यहाँ पे जो हमने डेरिवेशन किया इसमें हम लोगों ने इस लेंथ को एज्यूम ही नहीं किया कि ये डी डिस्टेंस कितना है। कुछ भी रहे फर्क ही नहीं पड़ता है ना, कुछ भी रहे फर्क नहीं पड़ता है। मिरर का लेंथ ऑलवेज x प्लस y/2 ही रहेगा। तो अगर पर्सन, जब तक मिरर का लेंथ नहीं चेंज हो रहा है तब तक तुम पर्सन को चाहे आगे करो चाहे पीछे करो, वो अपने बॉडी के उतने ही पार्ट्स को देख सकता है। कभी तुम अपने वॉशरूम में जा कर के देखना, सिर्फ आगे पीछे जाना है, ठीक है, और मार्क कर लेना ये इस जगह पे कि मैं इस लेवल तक देख पा रहा हूँ और मेरा शर्ट का इस लेवल तक दिख रहा है, और फिर तुम आगे और पीछे जाने की कोशिश करना। बस ऊपर टो से ऊपर उठने की कोशिश मत करना, नहीं तो अलग हो जाएगा। बस आगे पीछे जाने की कोशिश करना। आगे पीछे जाओगे तुम्हें पता चलेगा कि तुम उतने ही पोर्शन को देख पा रहे हो। ठीक है, तो हमें ऐसा फील क्यों होता है कि हम लोग कम पोर्शन देख पाएंगे, ज़्यादा पोर्शन देख पाएंगे? रीज़न ये है कि जब हम लोग दूर होते हैं तो ऑब्जेक्ट का इमेज भी हमसे दूर होता है, तो हमें ऐसा अपीयर होता है कि वो चीज़ छोटा है, और जब हम लोग पास जाते हैं तो इमेज भी पास आ जाता है, तो हमें वो चीज़ बड़ा दिखता है। तो हमारे दिमाग में ये बैठ जाता है कि ये चीज़ बड़ा इनलार्ज हुआ है तो हमें छोटा दिखेगा, हमारा जो पोर्शन है वो कम दिखेगा। आई थिंक मेरी बात तुम्हें समझ में आ रही होगी मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। यस सर। ठीक है, तो ये माइंड में इल्यूज़न होता है, हालांकि इस डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है कि कितना रखे हो। पोर्शन जो होगा ऑलवेज वही दिखेगा अगर तुमने मिरर के डायमेंशन को फिक्स करके रखा है तो मिरर को कितने हाइट पे रखना चाहिए, ये इतना लेंथ तो फिक्स्ड होना ही चाहिए, साथ ही साथ मिरर को y/2 हाइट पे भी रखना चाहिए ताकि वो अपने बॉडी पार्ट्स को देख पाए अच्छे तरीके। तो जब मॉल वॉल में जाओगे ना तो वहाँ पे एक स्टैंडर्ड मिरर का साइज़ होता है, और एज्यूम करके चलते हैं कि एक ज़्यादा से ज़्यादा कितना फुट का इंसान हो सकता है, 7 फुट। वो 7 फुट के हिसाब से बनाता है ताकि 7 फुट का इंसान भी अपने पूरे बॉडी पार्ट्स को देख पाए। उस हिसाब से इसके मिरर के पोजीशन को रखा जाता है, और पूरा का पूरा नहीं होता। ग्राउंड से देखो तुम्हारा गैप होगा, इतना सा मिरर हटा दिया जाता है, तो यूज़ का नहीं। चलो आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग को समझ में आ गया
अब हम लोग इसके वेलोसिटी के बारे में जान लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ द इमेज। और अभी जो वेलोसिटी हम लोग प्लेन मिरर के कारण से ही देखेंगे कि जो इमेज बन रहा है वो प्लेन मिरर से बन रहा है, और उसके कारण से बनने वाला इमेज का वेलोसिटी हम लोग देखना चाहते हैं। देखो इसका डेरिवेशन वगैरह भी है, कोई मतलब है नहीं, मुझे नहीं लगता है कि डेरिवेशन का कोई यूज़ होगा, फिर भी मैं दिखा देता हूँ। क्योंकि ऑब्जेक्ट इस जगह पे रखा हुआ है एक्स डिस्टेंस पे, तो इमेज जो बनेगा वो भी कितने डिस्टेंस पे बनेगा, एक्स डिस्टेंस पे बनेगा। लेकिन जो कोऑर्डिनेट है, अगर मैंने इसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एज्यूम किया है, सो दिस विल बी द पॉजिटिव एंड दिस विल बी द नेगेटिव कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इमेज। सो हम लोग इन दोनों में रिलेशन क्या बता सकते हैं, दैट एक्स ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्स ऑफ इमेज। तो अगर मैं ऑब्जेक्ट को डी डिस्टेंस पीछे करूँगा तो इमेज भी डी डिस्टेंस पीछे हो जाएगा। क्लियर है ना ये बातें? आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। Yes, sir. इसको डिफरेंशिएट कर लेता यस हूँ, डी एक्स ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी एक्स इमेज डिवाइडेड बाई डी टी। तो इधर से आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ द इमेज। इसका बोलने का मतलब ये है कि अगर ऑब्जेक्ट जो है इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो इमेज जो है वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा, जो कि बिल्कुल सत्य है। ऑब्जेक्ट जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन मूव कर रहा है और इमेज जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है। और इस फॉर्मूले को मैं पूरा का पूरा सही नहीं बोलूँगा। कोई एक अच्छा स्टूडेंट होगा वो तुरंत बोलेगा कि सर इसमें प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि जब भी मैंने इसको डिफ्रेंशिएट किया डी एक्स बाई डी टी, तो x क्या है, ऑब्जेक्ट। अब ये जो x डिस्टेंस है इसके दो पॉइंट्स है डिस्टेंस का, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये। इन दोनों के वेरी करने के कारण से x वेरी कर सकता है, एक ऑब्जेक्ट मूव करने के कारण से और एक मिरर के मूव करने के कारण से। तो इसीलिए वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू द मिरर होना मिरर। चाहिए और ये इमेज विथ रेस्पेक्ट टू द मिरर होना चाहिए। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू द मिरर। ये एक फॉर्मूला बनता है, बन के निकल करके आता है। मैं ज़्यादातर फॉर्मूले में बिलीव नहीं करता हूँ। मैं सोचता हूँ कि अगर विदाउट फॉर्मूले काम हो जाए तो वो बढ़िया है। तो इस फॉर्मूले को मैं थोड़ा साइड रखूँगा और मैं अपने तरीके से तुम्हें चीज़ों को बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, पहला ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ओनली ऑब्जेक्ट इज मूविंग। तो इमेज पे क्या असर पड़ेगा वो हम लोग देखेंगे। फील करो कि तुम्हारे सामने एक मिरर है, ठीक है, तुम अपने वॉशरूम में खड़े हो या कहीं पे भी इमेजिन करो एक मिरर है और सामने ऑब्जेक्ट है और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस बना देता हूँ। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस है, ठीक है, ऐसा है और ये ऑब्जेक्ट है। अब तुम मुझे बताओ कि अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में वी एक्स होगा तो इमेज का वेलोसिटी किस डायरेक्शन में और कितना होगा, जो कि काफ़ी आसान है। सर माइनस ऑफ वी माइनस एक्स। वी एक्स। ठीक है, ये इस डायरेक्शन में होगा और सेम मैग्नीट्यूड में होगा, वी एक्स में होगा। ठीक है, अब अगर ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में भी है, ये ऊपर भी जा रहा है, तो इमेज का वेलोसिटी क्या होगा, वी वाई। क्या डायरेक्शन चेंज हुआ क्या? नो सर। नहीं, डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब ये मिरर के प्लेन में जा रहा है,
और मिरर के प्लेन में अगर हम लोग जाते हैं तो हमारा मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों चेंज नहीं होता है। तीसरा है कि अगर मैं इस डायरेक्शन में जाऊँ, जेड डायरेक्शन में, विच इज़ इन द प्लेन का डायरेक्शन में, मैं इसको इधर कर देता हूँ मैं अच्छे तरीके से मिरर के प्लेन में, और इस डायरेक्शन में इसकी वी जेड वेलोसिटी है, तो बताओ इमेज का क्या होगा? VZ वेलोसिटी। वी जेड वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में जाएगा। क्या इसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा, डायरेक्शन चेंज होगा? बिल्कुल नहीं। देखने वाली बात यह है कि अगर मैं वेलोसिटी को, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी एक वेक्टर फॉर्म में लिखने की कोशिश करो तो ये होगा वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप, और इमेज की जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? माइनस वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप। अब तुम ध्यान दो कि सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन में चेंजेस आया है, बाकी दोनों डायरेक्शन में कोई चेंजेस नहीं आया, ना तो मैग्नीट्यूड में ना तो डायरेक्शन। समझ में आया क्या? तो अगर हमारे हाँ पास एक सर। मिरर रखा हुआ है और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी गिवन है, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल डायरेक्शन, मुझे सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल डायरेक्शन के वेलोसिटी को माइनस साइन के साथ लिख देना और आंसर एग्जैक्टली सेम होगा। क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। अब मैं मिरर को मूव कराऊंगा, ये बस दिमाग में कॉन्सेप्ट है, उसको डाल के रखना। फॉर्मूले तो याद रहेंगे ही रहेंगे तुम्हें, तुम उससे भी करना चाहो कर सकते हो, लेकिन स्पीड नहीं होगा, इससे स्पीड में कर सकते हो। सेकेंड इज ओनली मिरर इज मूविंग। ओनली मिरर इज मूविंग। फिर से डायग्राम में बनाता हूँ, और ये है मिरर जिस तरीके से ऐसा, और ऑब्जेक्ट इस जगह पे, इसको वन डायमेंशन और टू डायमेंशन में दोनों में बना सकते हैं ऐसा। तो इसका इमेज इस जगह पे बनेगा, यहाँ पे इमेज बन रहा है इसका। अब बताओ अगर मैं मिरर को, इस मिरर को इस डायरेक्शन में मूव कराता हूँ वी एक्स से, तो इमेज कितने से मूव करेगा और किस डायरेक्शन में मूव करेगा? बोलो। 2VX। डायरेक्शन सेम डायरेक्शन। डायरेक्शन सेम रहेगा, है ना? तो इस बात का याद रखना, मिरर की हाँ सर। जितनी वेलोसिटी होगी उसका जस्ट डबल होगा। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि अगर मैं ये डिस्टेंस को डी बोलता हूँ तो इमेज भी कितने पे होगा? डी पे रहेगा। लेकिन अगर मैं मिरर को एक्स डिस्टेंस मूव करा दिया तो मिरर का अब नया पोजीशन ये हो गया, तो ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में अब कितना डिस्टेंस रहा? डी माइनस ऑफ एक्स। तो इमेज भी तो आगे आ जाएगा ना, और इमेज कितना डिस्टेंस आगे आ जाएगा? ये डिस्टेंस हो जाएगा डी माइनस ऑफ एक्स। तो ये जो डिफरेंस आएगा डिस्टेंस का वो 2x हो जाएगा। मतलब मिरर को तुमने x डिस्टेंस मूव किया तो इमेज जो है वो कितना डिस्टेंस मूव कर गया? 2x। बराबर है? तो इसीलिए जो वेलोसिटी होगी इमेज की वो क्या हो जाएगी? जस्ट डबल। डायरेक्शन लेकिन अनचेंज रहेगा। तो मैं इसको इधर इस डायरेक्शन में मूव कर लेता हूँ। जैसे मेरा इस डायरेक्शन में मूव किया तो ये किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में मूव करेगा, लेकिन इसकी वेलोसिटी हो जाएगी डबल। अब नेक्स्ट केस जो है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। नेक्स्ट वाले केस में बता रहा हूँ कि मिरर को मैं वाई डायरेक्शन में मूव करा रहा हूँ। अब इस केस को थोड़ा ध्यान से देखना। ऑब्जेक्ट फिक्स रखा हुआ है, तो बताओ इमेज कितने से मूव करेगा? 0।
समझ में आ रहा है क्या सबको? Yes, मिरर, sir. हाँ, मिरर को यस सर। मूव कराने से इमेज मूव नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये इस प्लेन में मूव कर रहा है और जो लाइट रेज हैं उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो मिरर को ऊपर कर लो, लाइट रेज तो हो रही है ना, ऊपर उठ जाएगा, ऐसा तो कुछ नहीं होगा। तो इसीलिए इस डायरेक्शन में इसकी कोई भी वेलोसिटी नहीं हो अगर मिरर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो वी से। लास्ट वाला, अगर वी जेड से इस डायरेक्शन में मूव करे तो इमेज क्या होगा? 0. जीरो, अनअफेक्टेड। ठीक है, ये भी अनअफेक्टेड रहेगा। तो हमें ये बात समझ में आई कि जिस प्लेन में मिरर है, मिरर जो है वो इस प्लेन में है और इस प्लेन में है। अगर मिरर इस डायरेक्शन में या फिर इस डायरेक्शन में मूव करता है तो इमेज के पास कोई वेलोसिटी नहीं आएगी। लेकिन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करे तो इमेज के पास वेलोसिटी आएगी और वो जस्ट उसका डबल होगा। क्लियर है क्या? और ये चीज़ चाहो तो तुम यहाँ से भी निकाल सकते थे कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू द मिरर। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, ये तो रिलेटिव में चल रहा है, और वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है? 0। वेलोसिटी ऑफ मिरर कितना है? bx पॉजिटिव डायरेक्शन में है या नेगेटिव डायरेक्शन में? माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज और माइनस माइनस प्लस वेलोसिटी ऑफ मिरर। तो इस तरफ अगर इसको मैं लेके आऊँगा तो वेलोसिटी ऑफ इमेज कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ dx। बोलो, समझ में आया क्या? हाँ Yes, sir. sir. तो तुम इस तरीके से भी डिराइव कर सकते हो। मैंने ये तरीका भी बताया, ये तरीका भी बताया और ये तरीका भी। अब इस पे क्वेश्चन करते हैं। दोनों अगर साथ में मूव करेंगे तो थोड़ा ऊपर ऑब्जेक्ट और मिरर दोनों मूव करेंगे, ठीक है, और दोनों के मूवमेंट के कारण से फाइनल इमेज की वेलोसिटी बताएंगे। हो गया? पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन, मान लो ये ऑब्जेक्ट है और ये है मिरर, और ऑब्जेक्ट जो है इस डायरेक्शन में 4 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है और मिरर जो है वो इस डायरेक्शन में 4 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। इमेज की वेलोसिटी कितनी होगी? बहुत ही आसानी से बता सकते हो, कैलकुलेट करने का 12 जरूरत है। meter per second. कितना? 12। 12 meter per second. इधर लेफ्ट या राइट? Left. देखो कैसे करेंगे, एक टाइम पे एक को मूव करो। मान लो ये ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में 4 से मूव करेगा तो इमेज इस डायरेक्शन में 4 से मूव करेगा। बिल्कुल। अब मिरर को मैं मूव कराऊंगा, मिरर इस डायरेक्शन में 4 से मूव करता है तो इसी डायरेक्शन में इमेज मूव करेगा, लेकिन जस्ट उसके डबल, 4 इंटू 2। तो टोटल इमेज की वेलोसिटी कितनी हो गई? 8 + 4 विच इज 12। देखो अब दूसरा तरीका भी है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल्स टू नेगेटिव वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू द मिरर। ये फार्मूला भी लगाओगे तो भी आंसर आ जाएगा। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज 4 और मिरर की जो वेलोसिटी है वो -4 है, और माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस माइनस प्लस वेलोसिटी ऑफ मिरर इज -4। वेलोसिटी ऑफ इमेज कितना निकल करके आ जाएगा? 4 8 और ये 8 4 12 और ये -12 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया क्या? लेकिन ये यस तरीका सर। काफ़ी Yes, ज़्यादा sir. फास्ट है, ये तरीका काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। जैसे कि अभी देखो क्वेश्चन करेंगे, एक और क्वेश्चन। ऑब्जेक्ट जो है वो इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री, और जो
मिरर है वो इस डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, बताओ इमेज की वेलोसिटी कितनी? बहुत ही आसान क्वेश्चन। आया आंसर? 6√5. देखो तुम लोग बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिए, इतना टाइम लगना नहीं चाहिए। ये 10 मीटर पर सेकेंड है इस डायरेक्शन में, तो इसका कंपोनेंट ले लो। इधर कितना आ जाएगा 10 cos 37 विच विल बी इक्वल्स टू 8 मीटर पर सेकेंड, और इस डायरेक्शन में आ जाएगा 10 sin 37 विच इज 6 मीटर पर सेकेंड। तो दिस इज ऑब्जेक्ट। तो इमेज की वेलोसिटी कितनी होगी? जितना इसका वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में आ जाएगा, और जो ये वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में आ जाएगा 6। अब ये जो है 2 मीटर पर सेकेंड से इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसका जो इफेक्ट होगा वो सेम डायरेक्शन में डबल होकर के आ गए। मिरर की जितनी भी वेलोसिटी है उसको डबल कर लेना है हमेशा। रिजल्टेंट कितना आ जाएगा इस डायरेक्शन में 4, और ये आ जाएगा 6। तो वेलोसिटी जो वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे इट विल बी -4 i कैप प्लस ऑफ 6 j कैप, और मैग्नीट्यूड निकालना है तो 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, ये आ जाएगा आंसर। समझ में आया क्या? Yes, sir. ये निकालना काफ़ी आसान है, फॉर्मूले से निकालोगे तो टाइम लगेगा। एक और क्वेश्चन लास्ट। इस डायरेक्शन में 20 मीटर पर सेकेंड से 37 डिग्री पे जा रहा है ऑब्जेक्ट, और जो मिरर है वो इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है एट एन एंगल ऑफ 53 डिग्री। बताओ इमेज का वेलोसिटी। -24 i cap plus 12 j cap. पढ़ लिया सभी ने? चलो देखो, ये जो ऑब्जेक्ट है वो इस जगह पे, इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कितना है 20 है, उसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना आ जाएगा 16 मीटर पर सेकेंड, और इस 16 डायरेक्शन में कितना आ जाएगा 12 मीटर पर 12 सेकेंड। और इस जगह पे मिरर है, ऑब्जेक्ट के कारण से जो इमेज बनेगा उसके कारण से जो वेलोसिटी होगा ये 16 का डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो जाएगा, इधर आ जाएगा, मैग्नीट्यूड सेम, और 12 एग्जैक्टली इधर ही रहेगा। अब इसके कंपोनेंट को देखते हैं, तो इस डायरेक्शन में कितना आ जाएगा 10 का कंपोनेंट 6 मीटर पर सेकेंड, और इधर आ जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड। ये डायरेक्शन की वेलोसिटी किसी काम का नहीं है, मिरर के प्लेन में वेलोसिटी, ये वेलोसिटी काम का है। हाँ, तो ये क्या करेगा सेम डायरेक्शन में इमेज को वेलोसिटी देगा विच विल बी 6 × 2, तो कितना आ जाएगा ये दोनों ऐड कर लो 12 + 16 है ना। तो वेलोसिटी ऑफ द इमेज वेक्टर फॉर्म में कितना आ जाएगा 28 i कैप प्लस ऑफ 12 j कैप।
बोलो समझ में आया क्या? हाँ सर। यस हाँ सर। सर। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन बोला गया एन ऑब्जेक्ट is moving with the speed of 4 I cap minus 2 j cap plus 3 k cap, and the mirror is moving with the speed of I cap minus of j cap plus k cap, then find the velocity of the image if the mirror is placed in xz plane। ठीक है, सॉल्व करो इसको। अगर कॉन्सेप्ट तुम्हारे अच्छे तरीके से डेवलप हुए जो मैंने समझाया तो आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। देखो तो पहले इसको हम लोग एक डायग्राम में अच्छे तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं और फिर हम लोग समझते हैं कैसे होगा। तो एक्स वाई जेड एक्सिस बनाए तो जो मिरर है वो किस प्लेन में? एक्स जेड प्लेन। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, और एक्स जेड प्लेन में मिरर है, ये ऐसे। इसका जो नॉर्मल होगा वो कौन सा डायरेक्शन होगा? के कैप, है ना? के कैप, सॉरी जे कैप। जे कैप जो होगा वो इसका नॉर्मल होगा। तो बस तुम समझ जाओ कि जे कैप जो है वो मिरर के वेलोसिटी का, जे कैप का डायरेक्शन हमारा काम का, और ये जो जे कैप है ये हमारे काम का। बाकी ये किसी काम का नहीं है, ये किसी काम का नहीं। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ इमेज 4 I कैप माइनस ऑफ 2 j कैप प्लस 3 k कैप। एग्जैक्टली ऐसा लिख देंगे, पहले ऑब्जेक्ट की जितनी वेलोसिटी थी, और क्योंकि मिरर जो है वो जे कैप के डायरेक्शन में है तो जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होगी उसका जस्ट नेगेटिव साइन, ये एक माइनस माइनस प्लस हो गया। अब मिरर भी तो इफेक्ट करेगा, तो मिरर का वेलोसिटी जितना भी है उसके सेम डायरेक्शन में, जैसा कि मैंने बताया था मिरर अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो जो इमेज है वो भी इसी डायरेक्शन में मूव करेगा, लेकिन इसके जस्ट डबल वेलोसिटी से। तो क्या माइनस साइन को मुझे चेंज करना चाहिए? नहीं, माइनस तो माइनस में ही रहेगा और जस्ट वो चीज़ डबल हो जाएगा। ऑब्जेक्ट के बारे में क्या बताया था? ऑब्जेक्ट जो है अगर इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो इमेज जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे जो माइनस था उस माइनस को क्या कर दिया? प्लस कर दिया। मेरी बात समझ में आएगा? तो इस डायरेक्शन की वेलोसिटी तो कोई काम का ही नहीं होता है ना मिरर का, इसीलिए मैंने इन दोनों वेलोसिटी को लिया नहीं, इस वेलोसिटी और इस वेलोसिटी। बराबर है क्या? अब इन दोनों को ऐड कर लो, ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 I कैप 0 j कैप और प्लस 3 k कैप। आई थिंक मेरी बात तुम लोग को समझ में आई या नहीं आई पता नहीं। समझा सर। समझ में आया? अब इस फॉर्मूले को हाँ यस सर। सर। अप्लाई करके देखो। हाँ सर। वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू। और ये जो फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं ये कौन से डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं? सिर्फ और सिर्फ
नॉर्मल टू द मिरर के डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। वेलोसिटी ऑफ मिरर कितना है नॉर्मल डायरेक्शन में, माइनस ऑफ जे कैप, तो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया माइनस जे कैप इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। कितना है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट नॉर्मल के डायरेक्शन में, -2 ही है ना, -2 जे कैप। और जे कैप लिखने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि सभी एक ही डायरेक्शन में। और मिरर का माइनस ऑफ जे, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस और माइनस ऑफ जे कैप। कितना आ रहा है वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस प्लस हो जाएगा 1 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ -2 और +1 आ रहा है वेलोसिटी ऑफ इमेज 0। ये जो वेलोसिटी ऑफ इमेज 0 आया ये सिर्फ और सिर्फ जे कैप के डायरेक्शन में है। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ जे कैप के डायरेक्शन में बताएगा और बाकी आई कैप और के कैप के डायरेक्शन तो हम लोग इधर से डिटरमाइन करें। समझ में आया या नहीं आया? समझा सर। दोनों तरीके थे जो कि मैंने तुम्हें बता दिए। बेस्ट कौन सा लगा? मुझे भी तो पता चले स्टूडेंट को क्या पसंद आता है। फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला सर। फर्स्ट वाला सर। फर्स्ट वाला है ना, ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है, इसे हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। ये चीज़ तो फॉर्मूला है। चलो ठीक है, फिर बाकी हम लोग अब नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करते हैं और इसको एक बार तुम लोग रिवाइज कर लेना, इसके साथ जो भी होमवर्क होगा वो भी देख लेना।